हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि 17/2/2020 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको बताना है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का कारण क्या है। आपको बताना, लेड एसिड बैटरी होती है उसमें सल्फेशन होता है, वह किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अपूर्ण आवेशन या इनकम्प्लीट चार्जिंग के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आपको ध्यान रखना है, सल्फेशन क्या होता है। यदि बैटरी लंबे समय से डिस्चार्ज अवस्था में पड़ी हुई है तथा उसको चार्ज करने पर वह चार्ज नहीं होती है तो उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, उसके अंतर्गत सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अपूर्ण या इनकम्प्लीट चार्जिंग के कारण सल्फेशन दोष उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यूनिवर्सल मोटर को क्या नाम से जाना जाता है। आपको बताना, यूनिवर्सल मोटर होती है वह किस नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसी श्रेणी मोटर। यूनिवर्सल मोटर को एसी श्रेणी मोटर में नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल मोटर होता है, इसका प्रयोग किस किस में किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सी, आपको ध्यान रखना है, मिक्सी, ग्राइंडर, इनमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वीएफडी का सही पूर्ण रूप है। आपको बताना है वीएफडी होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो कि वीएफडी का पूर्ण रूप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि 15 ओम, 20 ओम और 35 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में आरटी टोटल प्रतिरोध होता है जो कि R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में होता है। तो आपको श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो तीनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे, 15 प्लस 20 प्लस 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 70 ओम। इनको तीनों को जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 ओम इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जिस जिस प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है, आपको बताना है उस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं। यदि तापमान में वृद्धि हो रही है तो प्रतिरोध में वृद्धि होती है, तो इसे को हम क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसे हम सेंसिटर कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉर्पोरेशन, यानी इसमें टेम्परेचर की वृद्धि हो रही है तो इसमें प्रतिरोध की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसका राइट आंसर होता है, वो ऑप्शन होता है सेंसिटर। और जो चालक पदार्थ होते हैं या इसके उदाहरण माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक हाइग्रोस्कोलिक विद्युत रोधक पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है। आपको बताना है, एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ होता है, इसमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, यह हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता है। आपको ध्यान रखना है, यह हवा या मिट्टी होती है उसमें से नमी को अवशोषित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी का क्या दर्शाता है। आपको बताना है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी होता है वह क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, एयरवे ब्रीथिंग व सर्कुलेशन को यह दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक होता है, इसके कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। आपको बताना है, एक अल्टरनेटर में इसके कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भंवरधारा हानि को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टेटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है। आपको बताना है, 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, उसका स्टेटर होता है, वह निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रत्यावर्तक या अल्टरनेटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो कि प्रत्यावर्तक या अल्टरनेटर के स्टेटर के समान इसका समरूप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है। आपको बताना है, लेड एसिड बैटरी होती है उसमें सेपरेटर मौजूद होते हैं, उनमें जो प्रयुक्त सामग्री होती है वह कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, या छिद्रयुक्त होती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि किसी आपको बताना है, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 दे रखी है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 39, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 39 होगी। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड दे रखी है, 1 कॉइल साइड दे रखी है, तो उसमें क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एकल परत वाली सिंगल लेयर, उसमें भी एकल परत वाली सिंगल लेयर होगी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था,
निम्नलिखित आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर रव रहित या नॉइज लेस होता है, आपको बताना है वह कौन सा कन्वर्टर है जो कि नॉइज लेस यानी कि शोर उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दिष्टकारी। दिष्टकारी या रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर जो कि नॉइज लेस यानी शोर उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, डायनेमो प्रकार के माप यंत्रों का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है। आपको बताना है डायनेमो प्रकार के मापक यंत्र होता है, उसको किसके रूप में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वाट मीटर। वाट मीटर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, कवचन या आर्मरिंग के ऊपर का भाग है, आपको बताना है यानी कि कवच या आर्मरिंग किसके ऊपर की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बेंडिंग। बेंडिंग के ऊपर आर्मरिंग की जाती है और आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग की जाती है। आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंडिंग के ऊपर आर्मरिंग की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, छत के पंखे को फर्श से ऊपर लटकाया जाना चाहिए। आपको बताना है छत का पंखा होता है उसको फर्श से कितने ऊपर लटकाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2.75 मीटर। 2.75 मीटर से ऊपर इसको लटकाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और जो आपको ध्यान रखना है 1.5 मीटर किस क्या होता है, जो मीटर होता है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1.5 मीटर के लगभग होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना तुल्यकालिक मोटर होता है उसमें अवमंदक वाइंडिंग की जाती है, वो किसके लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए उसमें अवमंदक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, JFET को ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। आपको बताना है JFET को कौन सा ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एक ध्रुवीय। JFET को एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर कहते हैं। आपको ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर, डायोड, SCR और ट्रांजिस्टर जो कि एक ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। और आपको ध्यान रखना द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय में कौन आता है, इसके अंतर्गत आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो कि द्विध्रुवीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 250 वाट अपॉन 750 वाट अपॉन 250 वोल्टेज के एक आयरन को 90 मिनट की अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें होने वाली ऊर्जा वे की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 1.125 किलोवाट इसकी ऊर्जा वे होगी। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित मशीन में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे यानी वुड प्लेनर, वर्ताकार आरी और एमडी सेट में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का प्रयोग लकड़ी के रंधे और वर्ताकार आरी में किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल, हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है। आपको बताना है एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल है उसकी वोल्टेज रेंज क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 33 kV से 66 kV तक। आपको देखना 33 kV से 66 kV तक हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज होती है। आपको ध्यान रखना है हाई केबल होती है उसकी होती है 22 kV से 33 kV और 33 kV से 66 kV तक होती है अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल होती है। और आपको ध्यान रखना है 22 kV तक यानी कि आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1100 वोल्टेज तक लो वोल्टेज होती है। आपको ध्यान रखना है लो वोल्टेज होती है 1100 वोल्टेज तक और 1100 से 11000 तक होती है मध्यम वोल्टेज केबल होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, इनमें से किसमें जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। आपको बताना जेनर डायोड का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगातार गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। आपको बताना है कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगातार टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज योग के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दर्शाता है। आपको बताना है निर्वात में सापेक्ष चुंबकशीलता का मान हमेशा 1 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।